जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज आप बहुत महान शासक की बात करांगा और वो महान राजा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं जो अपनों ने पहले पढ़ लिया। हमने सबसे पहला जो पढ़ा वो सांबर के चौहान पढ़े। सांबर के बाद अजय राज उनको कहाँ ले आए? अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर अजय राज, अर्नोराज, अर्नोराज के बाद विग्रह राज। और विग्रह राज के दो बेटे थे, एक नागार्जुन एक अपर गांगे, जिसके तहत पृथ्वीराज द्वितीय जो है वो शासक बनता है। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बना सोमेश्वर। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की और दिल्ली में विवाह कर दिया। किसके साथ? कर्पूरी देवी। लेकिन कहानी अलग अलग मिलती है इसकी। आज अपने सारी बात करेंगे और समझना अच्छे से। बहुत महान शासक हुआ है। देखो, जिसके आगे महान लगे, मैं बार बार कहता हूं, महान कालिदास, सम्राट अशोक, महान अशोक, तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसके आगे महान लग रहा है। महात्मा गांधी तो ऐसे ही नहीं महात्मा लगा उनके आगे, कुछ तो साहस रहा होगा उनमें। बहुत साहसी व्यक्ति थे रियल में। तो अब शुरू करते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना। इसको पढ़ें ऐसे कि एग्जाम की दृष्टि से भी हमें समझ में आ जाए और जीवन में भी हम समझेंगे वास्तव में पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक जो था वो किस प्रकार था। चौहान वंश में आज जो शासक है अपना, लिखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड। सारी तीसरी बात आठी मिलेगी अपना, देखी रखियो। 1177 में गद्दी पर बैठा और त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192। तब तक का इतिहास पढ़ेंगे अपने इनका। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक वह अंतिम जो शासक है वो कौन है? पृथ्वीराज, कैमरा दिखाना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ जी बिल्कुल। अब सुनिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म से पहले देखो पिता का नाम। पिता थे सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान की पत्नी जो पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी, इन दोनों से उत्पन्न हुई संतान जिसे हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। 1166 में जन्म किसका हुआ? अगर मैं पी तृतीय लिखूं तो समझ आना पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात है। स्कूल में बहुत कहानियां सुनी है पृथ्वीराज की, लेकिन ये बात है कि याद रख लेना कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो पृथ्वीराज तृतीय को लेकर आता है ज्यादा। तो ये पृथ्वीराज जो रहे थे, ये थर्ड रहे थे पृथ्वीराज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिएगा आगे ध्यान से। इसने आसपास के क्षेत्र जो है वो जीते थे और बड़े दूर तक अपनी जो सीमा है वो बढ़ाई थी। इसलिए इसे विश्व विजेता कहते हैं। पहला देखो राजा महाराजा होता, उनके लिए जो इनके दरबारी होते थे उनके बस इतना ही विश्व है कि मान लो वो क्षेत्र है राजा को, तो बस जो थोड़ी बहुत आसपास की रियासतों को जानते हैं उसके लिए उतना ही विश्व है। जैसे आप यूएसए को जानते हो लेकिन गए नहीं हो, कैसे जानते हो? आपने मैप में देख लिया, फोन का जमाना, आपने पता लग गया बीटे में चीजें होती कौन नहीं होती, तो नक्शा कौन बनाएगा? तो आप वैसे जानते हो उनको कि हमारा इतनी दूर यूएसए है, इतनी दूर ब्राजील है और इतनी दूर नॉर्वे है। अब अभी यहाँ जाना, तो याद रखना इनके लिए विश्व यही था। और ये पृथ्वीराज ने जीत लिया तो विश्व विजेता बन गया। तो इसलिए इसकी उपाधियां आती है राय, पिथोरा और दल पुंगल। इसकी उपाधि क्या है? राय, पिथोरा और दल पुंगल। तो लिखो उपाधि।
दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता। एक तो ये उपाधि धारण की थी, और एक राय पिथोरा की उपाधि धारण की। राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ दिखाकर न भागने वाला। युद्ध में पीठ दिखाने को मतलब क्या हुआ कि जी भागेगा आपा, यानी युद्ध छोड़कर भागने, जो भागे ना, ते भागे तो पीठ दिखा ली ना, तो वो तो युद्ध में पीठ न दिखाने वाला शासक, इसका मतलब ये है। इसकी एक उपाधि और मिलती है हिंदू सम्राट। हिंदू सम्राट के नाम से भी अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। फटाफट आप इतनी बातें लिखो, फिर हम जो है वो आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लेकर, सारी बातें पढ़ेंगे, टेंशन। तो अजमेर के चौहान में सबसे प्रतापी है, अंतिम है, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। लेकिन कुछ कहते हैं कि कर्पूरी देवी जो है वो अनंगपाल तोमर की बेटी नहीं थी, वो मैंने कल कहानी बताई थी ना। कुछ कहते हैं, लेकिन कई कहते भी क्योंकि कहते हैं कि इसका दिल्ली में कोई व्यक्ति था, उसकी बेटी थी ये। तो जी मान लो अपनो, अब जी अपनी आप दादा दादा या दादी घर जाए, नाना या नानी घर जावा, तो बट्टा जो ही पड़ोसी होगा आप अभी ने क्या बोलांगा दादी, या जठी पड़ोसन मिली तो भी ने बोलांगा नानी, उधर जो देंगा। तो हो सकता वो रिलेशन हो कर्पूरी देवी का अनंगपाल तोमर के साथ। लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा, और पूछ भी ले तो याद रखना अनंगपाल तोमर यही ज्यादा अपने को मत मिलते हैं। ठीक है, तो उपाधि जो है वो दल पुंगल, राय पिथोरा और हिंदू सम्राट की धारण की थी। अच्छा, एक इतिहास में उपाधि दल थंबन की भी हुई थी। ये तो दल पुंगल है, दल थंबन, दल थंबन जो है वो उपाधि थी गज सिंह। कौन सा सकता, तो गज सिंह ने जो उपाधि धारण की थी, ये नोट लगाए कहीं भी लिख लेना, वो थी दल थंबन की। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई समझ में। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की आगे। तो पृथ्वीराज चौहान में पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं अपने, कि पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है वो छोटे को छोड़कर ही चले गए थे। तो यह जो है इसका राज्याभिषेक कब हुआ, राज तिलक कब हुआ? तो राज तिलक 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष की आयु में। और 11 वर्ष की आयु में कब होगा? 1177 में। तो 1177 में ये 11 वर्ष के थे। और आपको पता है 11 वर्ष का छोटा बहुत होता है बच्चा। आप दिमाग लगाओ कि 11 वर्ष का टाबर अपने घर में तो है कि, तो वो बहुत छोटा है। तो उस 11 वर्ष के बच्चे का संरक्षक कौन बनेगा? तो देखो, हमारे राजस्थान की महिलाओं ने भी इतिहास में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपने नाम सुना होगा, इसकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। तो संरक्षिका जो बनी थी, संरक्षिका, वो कौन बनी? वो बनी कर्पूरी देवी। अब एक प्रश्न आता है दिमाग में, गुरुजी महिलाओं ने भी अच्छा खासा नेतृत्व किया था हमारे राजस्थान में, तो भी महिलाओं का नाम जो है वो नहीं आता है इतना बढ़ा चढ़ाकर, इतना रजिया सुल्तान का आता है। और इतिहास में, हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो यही देखने को मिलता है कि भारत की प्रथम और हिंदू जो सम्राट रही वो रजिया सुल्तान रही। क्यों भाई? अपने राजस्थान में, अपने अगर आपने पढ़ा हुआ कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी नहीं। और राजस्थान में इस शाखा वाली जो परंपरा थी, जोहर व्रत वाली, ठीक है, आज के जमाने दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत भी है, लेकिन उस समय जो दृष्टिकोण से देखें तो हर किसी के अंदर इतना बड़ा बलिदान देने का जो हौसला है वो नहीं होता है, जो हमारे राजस्थान की महिलाओं ने किया था। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, उसको बचाने के लिए। अब क्या गुरुजी कि अब मान के चलें कि ये आप देख रहे हो संरक्षिका कर्पूरी देवी, और जो आप कर्पूरी देवी की महानता की बात बताओगे या पृथ्वीराज की महानता की बात बताओगे, तो लिखी तो इनके दरबारी कवियों ने है। दरबारी कवि क्यों गलत लिखेंगे? आज आप मेरे बारे में आपसे लिखो तो आप, मेरी क्या दुश्मनी आपके साथ, आप बढ़िया लिखोगे मेरे बारे में। तो फिर मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
उनके भी दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, और कोई फरिश्ता थोड़ी आया था उनका राइटर, तो वो भी दरबार में रहते थे, उन्होंने लिखी है उसके बारे में भी। तो मुद्दा तो वो भी बन सकता है ऐसे बनाने का, बढ़ाएं तो ये बात नहीं। ठीक है, तो जिसके समकालीन होगा वो बेहतर जानता है उसको कि कितना किस प्रकार इसने काम किए थे। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आज विराट कोहली खेल रहा है भारतीय टीम के लिए। विराट कोहली आज हमारे समकालीन है, और मान के चलो आगे 100 साल बाद विराट कोहली पे कोई पुस्तक लिखी जाएगी, तो वो बेहतर लिखेंगे या हम लिखेंगे? हम, क्योंकि हमारे समकालीन है, हमने देखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से वो कैसे खेलता है। 100 साल बाद तो आंकड़े डिटोएंगे, आंकड़े मतलब देखेंगे कहीं इधर उधर और फिर लिखेंगे, तो बेहतर वो लिख पाता है जो उसके समकालीन हो। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। तो संघ की जो रक्षक बनी थी वो कौन बनी थी? कर्पूरी देवी। अब सुनना ध्यान से, इसका एक मुख्यमंत्री था और एक सेनापति था। यानी दरबार में जो मंत्री थे उसका नाम क्या है? कदमबास। इसे केमास भी बोलते हैं। कदमबास या केमास या कैलाश, ऐसे नाम मिलते हैं इसके। ठीक है, एक ही व्यक्ति है ये। और एक इसका मुख्यमंत्री हो गया, और एक सेनापति था जिसका नाम भुवनमल था। सेनापति, उसका नाम क्या था? भुवनमल। एक मुख्यमंत्री याद रखना, कदमबास केमास, इसका प्रश्न आया था। मंत्री कौन था? कदमबास या केमास। और सेनापति कौन था? सेनापति था भुवनमल। अब देखो इसके आसपास के साम्राज्य में इसके दुश्मन कैसे बनते हैं। पहली बात तो इसके चचेरे भाई, वो अपर गंगे और नागार्जुन, किसके बेटे थे? वो विग्रहराज फोर्थ के। उन्हें विद्रोह किया। घटना क्या होती है तो लिखो इसका कालक्रम। इसने अपने कालक्रम में क्या क्या संघर्ष देखा था? तो सबसे पहले बात है राज तिलक के 1 साल बाद की, 1178 में। 1178 में घटना क्या होती है वो देखो। इधर है हरियाणा, और हरियाणा में महाभारत का रोल बहुत अच्छा रहा है। हरियाणा में एक स्थान है गुड़गांव, और ऐसे बताया जाता है कि गुड़गांव पे गुरु द्रोणाचार्य ने जो है वो वहां काम किए थे, तो इसलिए इसका आज नाम पढ़ोगे तो गुरु ग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो गुड़गांव में थे चचेरा भाई नागार्जुन। कौन? और नागार्जुन ने कहा कि यार हमने इतना संघर्ष देखा है, मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष देखा है, संस्कृत पाठशाला बनवा के गया है मेरा पिताजी, तो क्यों ना अजमेर पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर विद्रोह कर दिया था। तो यह बताया जाता है कि इसने, पृथ्वीराज चौहान ने इन नागार्जुन का वध किया, इनका दमन किया। तो सबसे पहला जो दमन है वो अपने चचेरे भाई नागार्जुन को लेकर। तो लिखो 1178 में नागार्जुन। नागार्जुन कहां के थे? गुरुग्राम, हरियाणा। रिलेशन में क्या लगते थे? चचेरा भाई था। तो चचेरे भाई का क्या किया? दमन किया। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कालक्रम में। सन बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम्हें याद करा दूंगा सारे के सारे। पहली बात आप याद रखना 1178 की। तो नागार्जुन का दमन कर दिया। अब घटना क्या होती है इसके बाद? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 1182 में। ठीक है, एक पहले मैं लिखा देता हूं यहां, फिर आगे अपने पढ़ लेंगे। लिखो 1182, भंडाणकों का दमन किया। इनका दमन किया। भंडाणक एक जाति है जो सतलज नदी के आसपास से आई थी, जिसे बोलते हैं सतलज प्रदेश की जाति। तो सतलज प्रदेश की जाति कौन है? भंडाणक। उनका दमन किया क्योंकि इन्होंने, भंडाणकों ने मथुरा, अलवर, भरतपुर क्षेत्र पर अधिकार किया था।
तो इसका मैं अब तुम्हें बताता हूँ पूरी कहानी आगे, पहले आप ये एक बार लिख लो फटाफट। बंडाणकों का दमन किया, सतलज प्रदेश की जाती है ये, जो मथुरा अलवर तक आगे बढ़ गई थी। अब सतलज देखो, आप मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ ये किस प्रकार क्या है। बोलो लिख लिया तो इतना। देखो 78 में नागार्जुन का दमन, और 82 में बयासी बंडाणक, बंडाणकों का दमन। तो बंडाणकों का दमन कैसे हुआ वो सुनो। ये अपना राजस्थान है उत्तरी। देखो यहां इधर एक झील है चीन के अंदर, और इस झील का जो नाम है वो है राक्षस ताल। सुनना ध्यान से कहानी पूरी। ये कहानी सुननी है, लिखना है तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब राक्षस ताल से ये सतलज नदी नीति पंजाब वगैरह से बहती हुई अपना जल जो है मिठानकोट में सिंधु में डाल दिया। अब यहां पर ये सतलज प्रदेश के आसपास एक जाति पनपी। ये इस प्रकार की जाति थी कि जैसे मान के चलना, किसी ने नहीं देखा मान लो, तो अपना क्षेत्र धीरे बढ़ा लिया, अब वहां तक कर दिया। जैसे मान लो ये क्षेत्र इतना, अब ये रह रही है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने गौर नहीं किया तो इतना कर लिया, ठीक है। इतने धीरे धीरे रहने लगे, अब ये इनका हो गया क्षेत्र। फिर किसी ने नहीं ध्यान दिया इन पे तो थोड़ा और बढ़ा लिया, ठीक है, ये भी इनका क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना क्षेत्र बढ़ा रही थी। और इन लोगों ने क्या किया, बंडाणकों ने अपना क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते मथुरा को जीत लिया, मथुरा पे अधिकार कर लिया, अलवर पे कर लिया, भरतपुर पे कर लिया। और इस बात की सूचना मिली पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और जैसे सूचना मिली 1182 में सेना लेकर गए, सो बांगे टिका के लठाऊं, पीछे मुड़की गोंदे की और ये भाग्या वापिस बैठी। तो बंडाणकों का दमन कब हुआ, बाबा की दिया तो सारा ने टपा दियो। अब देखो, अब बंडाणकों का दमन हो गया भाई। अब क्या था कि ये पीटते पीटते बहुत आगे तक चले गए बंडाणकों को। घटना 1182 की है, 1182 घटना। अब इसमें देखो, इस कहानी को सुनो ध्यान से, क्या हुआ। यहां पर एक युद्ध आएगा, तुमुल का युद्ध। तुमुल कोई जगह का नाम नहीं है, तुमुल का युद्ध यूपी में हुआ था। कहानी बताता हूं कैसे हुआ। जब बंडाणकों को ये खदेड़ गए, ऊपर तक भगा दिए, तब इनकी सेना टुकड़ी अलग अलग हो गई थी। सेना टुकड़ी अलग अलग होगी जी। आप मान लो कथे मेड़ा मुड़ा घूमने गया, कठी गया, तो आप जावा तो सारा दोस्त दोस्त कट्ठा 20 एक जना आंता आंता टुकड़ा में हो जाए, 5 इन्ना हो जाए, 5 बिना फट जाए, तो 20 अब टुकड़ियां बन गई इनकी। तो आगे वाले तो आगे आगे, लेकिन पीछे वाली टुकड़ी थी, यहां एक स्थान है महोबा यूपी में, यहां पर चंदेलों का शासन था। और महोबा का जो शासक था वो था प्रामर्दी देव चंदेल, या परमर्दी देव चंदेल इसका नाम आता है। तो प्रामर्दी देव जो चंदेल था, उसने क्या है, वैसी पंगे ले लिए चालते ही। और सोचो कि कोई बात नहीं, हारी हुई सेना है तो क्यों ना इनको पीट दे। हाँ, तो परमर्दी देव चंदेल ने जाकर इस एक टुकड़ी को क्या है, खत्म कर दिया। और जैसे ही खत्म करा तो बाद में ये पहुंचे यहाँ पृथ्वीराज के पास और बोले वो टुकड़ी कहाँ रहेगी। तो बाद में पता लगा कि परिमर्दी देव चंदेल ने उसको उस पर आक्रमण करके ताकि सेना को जो है वो खत्म कर दिया। जैसे ही पृथ्वीराज को सूचना मिली, अब बताओ पृथ्वीराज का दुश्मन कौन, महोबा का शासक परामर्दी देव, करेगा आक्रमण, श्योर है। अब सुनो, 1182 में ही बंडाणकों का दमन, और 82 में कौन सा युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध। और तुमुल के युद्ध में एक तरफ सेना लेकर खड़ा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरी तरफ सेना लेकर जो है वो परामर्दी देव या परमर्दी देव चंदेल। इसके 2 सेनापति बताए जाते हैं। सेनापति, बहुत बहादुर सेनापति, एक का नाम है आला और एक का नाम क्या है, उदल। उदल भगवान का नाम सुना हुआ है, सुना है उदल भगवान। तो कई तो ये लिखते हैं कि
ये जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज तृतीय ने इसको हरा दिया, इनकी हार हुई थी, श्योर है। और इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हुई, जीत हुई। अब जैसे जीत हुई तो इनने महोबा जैसे साम्राज्य को भी जीत लिया, चंदेलों को भी जीत लिया। चंदेल वही इसमें प्रत्यार राजा विद्याधर चंदेल ने अपने पड़ते राज्यपाल का वध किया था। तो यार चंदेलों का भी एक अच्छा नाम था और इनको परास्त कराई है। तो मतलब पृथ्वीराज चौहान का छोटे मोटे जो शहर थे आसपास के, उसमें नाम बहुत अच्छा गूंजने लगा कि यार व्यक्ति 1170 में राजा बना, 78 में नागार्जुन का दमन, 82 में भंडाणकों का दमन और 82 में महोबा का युद्ध जीत लिया। कितना मतलब कितनी उम्र हुई है, 82 तक आते थे, कोई बड़ा थोड़ी है ज्यादा। अब कहानी क्या होती है, अब देखो मैं अलाउद्दीन की कहानी बताता हूँ। कहते हैं कि ये दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं कि उदल जो है ना वो आज भी, क्या हुआ, हाँ तो आला और उदल दोनों वैसे तो वीर गति को प्राप्त हो गए, इसमें उदल वीर गति को प्राप्त हो गया और आला कहते हैं कि आज भी जीवित है। ये जैसे हनुमान जी है, तो ये लोग जो है वो मरे नहीं है, ये आज भी जीवित है, क्योंकि कहानी मिलती है कि कलयुग के अंतिम प्राण तक रहेंगे ये लोग। तो अलग अलग जो है वो कहानियां आती हैं, ठीक है। तो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की सुनी होगी आपने, तो ये बात है। तो तुमुल का युद्ध यूपी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव चंदेल के बीच हुआ। परिमर्दी देव चंदेल हार गया और पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी। 1178 में किसका दमन, नागार्जुन का। 82 में भंडाणकों का दमन और 82 में कौन सा युद्ध जीता, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध किससे जीता, परिमर्दी देव चंदेल। अब सुनो एक छोटी सी बात, घटना है 2 साल बाद की, 1184 सी। देखो इसने उत्तरी भारत पे तो थोड़े भंडाणकों वगैरह को दमन कर दिया, महोबा वगैरह पे कर दिया। अब घटना क्या होती है, इस प्रकार का साम्राज्य है और यहां दक्षिण भारत में ये गुजरात, दक्षिण भारत में ये क्या है, गुजरात। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताओ गुजरात का शासक कौन है, इस किसके समकालीन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन। तो गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय। कौन है, भीमदेव सेकंड। और देखो अब कहानी सुनो, यहां पर एक स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू कहां है, पश्चिमी बनास नदी के किनारे पड़ते हैं ना आबू, और वो गुजरात से बहते डीसा। तो आबू जो है, वहां की एक राजकुमारी थी भोसुणी, जिको नाम हो इंचिनी। क्या नाम था। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हौसलो जो है वो लोग देखियो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक बहुत साहसी शासक, आसपास के क्षेत्रों में नाम हो गया। और लड़की की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मुझे ऐसा वर मिले, सुंदर हो, ताकतवर हो, अच्छो नाम होना चाहिए, अच्छा बाल होना चाहिए अजय सरवर का, अच्छो सब कुछ होना चाहिए। अब मैंने यह बताओ, एक व्यक्ति में तो इतने गुण नहीं मिलेंगे। अब गोरो ही मांग लियो, तो या तो वो व्यक्ति सुंदर होगा तो काला होगा, अगर गोरा होगा तो सुंदर नहीं होगा। गोरे सुंदर लड़के नहीं होते हैं, बाबड़ो था ना ही तो बेरो को नहीं। मैं तो पहला घणो ही गोरो धूमा आंड के जाने के काड़ो, लड़के काले ही अच्छे लगते हैं, गोरे अच्छे नहीं लगते। सॉरी इतने गुण मेरो बावड़ी होते सारी, थोड़ी ही गोरी सुन लगा, थोड़ा कौन लगा गोरा। अबे देख, ओहो देखो सरी एक बार थे को ऑफिशियल वो गट है। अब किने और देखो तो समझो बात न थे। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो नाम होयो, तो इंचिनी प्रेम कर लागी क्यों, और भीमदेव प्रेम कर तो क्यों, वो तो सिस्टम ही खराब है। चलो जैसा भी सिस्टम रहा, धीरे धीरे टाइम बीतता गया। भीमदेव अब जाके बोला को नहीं, क्योंकि काफी दिन लग जाए देखने में ही, और आ बोले ना ओ बोले ना बोले आ बोल दी, पी यू मैं तेरा हूं, इल्लू इल्लू करूं और मैं तेरा हूं प्रेम करूं, मैं तेरे साथ ब्याह कराऊंगी, पृथ्वीराज बोलो करा ले तो मैं भी तैयार हूं। इन दोनों की शादी हुई, और इन दोनों की जैसी शादी हुई वो चिंगर गयो,
ले ले प्यार प्रेम, मैं प्रेम करता और ब्याह तो की और सा करा लियो। तो इसने पंगे लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। इनके बीच एक युद्ध होता है इतिहास में, नागौर का युद्ध। नागौर के युद्ध में पृथ्वीराज जीतेगा, लेकिन कहते हैं बाद में 1-2 साल चला, उसके बाद संधि हो गई थी इनमें। लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है कि 1184 में नागौर का युद्ध। कारण क्या था? जो विवाद हुआ था नागौर को युद्ध को लेकर, वो किसको लेकर हुआ था? हिंसनी को लेकर। ये आबू की राजकुमारी थी। और नागौर के युद्ध में भीमदेव, भीमदेव कौन सा है? द्वितीय। इसकी हार होती है और जीत कौन जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसकी क्या हो जाती है इस युद्ध में? जीत। नागौर का युद्ध भी जीत लिया। अब तुम्हें मोटी मोटी बात जो समझ में आई, जो मैंने बताई, वो आई तो आई क्या? जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है? राजस्थान में भाई ने बंडाणकों का दमन कर दिया, कर दिया। यूपी का राजा कौन है? महोबा का। इसने इसको हरा दिया, महोबा शासक को। और यहां पर है गुजरात। गुजरात का राजा कौन है? भीमदेव द्वितीय। इसको हरा दिया 84 में नागौर का युद्ध। हरियाणा में नागार्जुन है, नागार्जुन को हरा दिया। मतलब पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य देखो तो सही कैसे बढ़ाया। बंडाणकों को हराया, नागार्जुन को हराया, परमार्दी देव को हराया, भीमदेव को हराया। कुछ छोटे मोटे चीज तो नहीं है ये व्यक्ति। चलो पहले याद करते हैं इसके सन। सबसे पहला बोलो 1166, 1177, 77 के बाद 78, 2 बार 82, 2 बार 82, फिर 84। बोलो जन्म, राज तिलक, नागार्जुन का दमन। 82 में बोलो, देखो 82 बंडाण। पहले बंडाणक का दमन किया था और उसके बाद तुमुल का युद्ध, और 84 में नागौर का युद्ध। नागौर के युद्ध में किसको हराता है? भीमदेव। इतनी बात बताओ तुम्हें याद हुई क्या? समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? चलो 1184 में नागौर का युद्ध और विवाद हुआ था इंचनी लेकर। अब थोड़ी कहानी देखते हैं अलग। पृथ्वीराज चौहान का नाम अच्छा हो गया और बढ़िया फैल गया। तब क्या है, यहां पर एक शासक जिसका नाम है, गजनी का शासक था मोहम्मद साबुद्दीन गोरी। मोहम्मद साबुद्दीन गोरी। अरे छोरी को नहीं, वो छोरो है, नाम है गोरी, है छोरो। वो तो मैं जानबूझ के बीए बनायो पीछे। क्या बढ़िया बताओ अब? अरे बढ़िया है, वो तो मैं बीए बना दियो। अब देखो असली तो गोरी। देखो ये बार बार तुर्क थे, ये आक्रमण कर रहे थे। गोरी भी ये क्या है? तुर्क है। ये बार बार लोग जो है वो आक्रमण कर रहे थे इधर भारत की तरफ। और भारत पे जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे वो उत्तर पश्चिम दिशा से हुए थे। और उत्तर पश्चिम में अपना क्या आता है? राजस्थान। भारत की दिशा आप देखो राजस्थान के मैप में, तो कहां पड़ोगे? उत्तर पश्चिम के। क्यों गुरु जी उत्तर पश्चिम में क्यों आक्रमण हुए? चलो मैं 2 मिनट में ये समझाता हूं पहले आप सबको। ये अपना भारत, देखो ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये। अब मेरी एक बात सुनो आप, नीचे तो जल भरा हुआ है, नीचे तो कोई आक्रमणकारी आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। और इधर हिमालय पर्वत आ गया। अब पर्वतों से सेना लानी इतनी आसान नहीं है। अब मैदान जो बचा है वो इधर बचा है खुला, तो सेना कहां से आएगी? मैदानी भाग से।
तो आप देखना जितने भी भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य। आर्यों का आगमन भी यहीं हुआ था, खैबर दर्रे से। सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं पनपी थी, वैदिक काल भी यहीं पनपा था। अब यहीं से मान लो साम्राज्य की जो है वो शुरुआत होती है, और लगभग आक्रमणकारी जो है वो यहीं से आए थे, विदेशी अपने। सबसे पहले जो आक्रमण होता है विदेशी, वो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा किया सिंध, और सिंध क्षेत्र कहाँ है? इधर। तो आक्रमण सारा 8वीं ओएड है अपने लगभग। तो अब समझो इस बात को। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम इतना पॉपुलर हो गया कि क्या कहूं, बहुत ज्यादा। खूब बाबा की दया होगी पृथ्वीराज चौहान तीर्थ पे, और नाम बड़े बड़े लोग जानने लगे, कर्त पृथ्वीराज चौहान भी है। और वास्तव में कोई भी साम्राज्य में छोटी मोटी समस्या आती थी ना, लोग मुंह उठा के देखता कि अब पृथ्वीराज ये जो इसको हल कर सकता है। इसलिए इसे दल पुंगल और दल थुम्बन की उपाधि दी है कि युद्ध में कभी पीठ दिखा के नहीं भागता, और यह विश्व को जीतने वाला जो है वो शासक है। अब कहानी के आग है कि गोरी ने खुद नहीं आया, गोरी गोरी कहेगी यार कुट्टा बहुत है बिल्ला, क्योंकि गोरी इससे पहले गुजरात पे आक्रमण कर चुका था और भीमदेव से हार चुका था गोरी। तो गोरी डर रहा था, तो गोरी ने अपने सेनापति को भेजा, एक गवर्नर को भेजा, और वो गवर्नर आया और आकर उसने जो है वो पड़ाव डाला तवर हिंद पर। कहां पर? तवर हिंद। तवर हिंद को सर हिंद भी बोलते हैं, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, और इसे ही बोलते हैं आज का बठिंडा। बठिंडा गेड़ा हो गया, पंजाब के अंदर है। तो यहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? जियाउद्दीन को। और पृथ्वीराज को इस बात की भनक नहीं थी कि कोई तुर्क व्यक्ति आया और उसने यहाँ पर साम्राज्य किया है, सॉरी अपना जो है वो गवर्नर घोषित कर दिया यहाँ का। अजमेर का शासक अपना जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बैठा है। टाइम बीतता गया बीतता गया, इसने पत्र भेजा गोरी को, बोला गोरी मुझे तो किसी ने नहीं हराया यहाँ पर, और ना कोई बोल रहा है कि यहाँ क्यों रुके हो आप। ठीक है, अब इसकी सीमा में हो सकता है ये पंजाब ना हो, तभी उसने आक्रमण नहीं किया, वरना वो अलवर तक आ गया था तो राजस्थान में, तो उसने हवा बोल दिया था ना बंडाणकों पर। तो इनको नहीं पता हो सकता है। टाइम बीतता गया, उसने गोरी को बोल दिया और गोरी सेना लेकर आ गया अपनी। बोला कि अब अपने थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो पंजाब से थोड़ा सा आगे गया तो हरियाणा, और हरियाणा में एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है त्राइन। बैटल ऑफ त्राइन, त्राइन का युद्ध। अच्छा, तो त्राइन के युद्ध कितने हुए? तो त्राइन के अपने इतिहास में 3 युद्ध हुए, लेकिन पृथ्वीराज और गोरी के बीच में 2 हुए थे। तो वो सुन लो। अब त्राइन जो मैदान है वो हरियाणा में है। त्राइन में सेना गोरी ने लाकर जो वो डाल दी, और इसी के नजदीक लगता है दिल्ली। दिल्ली का गवर्नर जो था ना इस समय, वो था गोविंद राय। और ये सूचना कैसे ना कैसे करके गोविंद राय के पास पहुंची कि कोई नया व्यक्ति आया और वो आकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और यहाँ का गवर्नर बन गया है। तो गवर्नर को टेंशन होगी। तो दिल्ली का गवर्नर जो था उसने पृथ्वीराज को कहा, या जैसे जैसे पृथ्वीराज के पास सूचना पहुंची जैसे तैसे करके, कि पृथ्वीराज कोई व्यक्ति आया भारी और उसने इस प्रकार से अधिकार कर लिया है। पृथ्वीराज बोले हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो सेना को तैयार करके गोविंदराज को बोल दिया इधर तू आजा सेना लेकर। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था उसमें एक तरफ सेना लेकर कौन खड़ा था? गोरी। और दूसरी तरफ जो सेना लेकर खड़ा था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन खड़ा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके साथ जो इस युद्ध में भाग लेता है वो दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय। और एक है खांडे राव। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ ये खड़े और इधर गोरी। गोविंद राय गोविंद राय गवर्नर था दिल्ली का। उसने गोरी को देखते ही ओ सोचो कि ओ है गवर्नर, और ये भागा जे क्रिस की तरह, और जाके गोरी नीचे लिटा लियो और मुंह पे दिया गोरी के खींच खींच के। इतना गुस्सा
और गोरी गोरी या शरीर में तो ताकतवर भी कोनी हो शुरू शुरू में, कूट कूट के दांत तोड़ दिया गोरी का और गोरी का जड़ दिया। गोरी करा और गोरी को हाथ पकड़ लियो। गोरी बोला दादा छोड़, नहीं तू आयो क्यों आठ है। तो गोरी ने, एक तो गोरी यार सामने करी हो गुजरात में भी, और दूसरी यार रात राइन की। गोरी ने टिका के पीटियो भांग्यो। गोरी भागतो भागतो बोलियो अरे मालिक माफ करो भाग करो। सेना लेकर भागो भागो जल्दी। सेना सारी भाग ला रही है गोरी की। अब सेना भाग रही है, लेकिन गोरी पीछा, ये पृथ्वीराज पीछा नहीं कर रहा। क्यों? अब भागने दो, भाग्य अब कोनी आए या भागे देना, आप कोनी आए मुड़ के। लेकिन गोरी चाल खेलियो। गोरी गया और गोरी वापस कहाँ आया? गजनी। और गजनी आता यूं गया यार, कमजोरी है शरीर में तो यहाँ लागा आपा यहाँ करा जिम लाग जा। तो गोरी आता है जिम में लाग गयो और आज सो खानो पीनो कर दियो और बाबा की दिया तो स्पाटा भी मार लाग्यो। एक दिन में 200 300 स्पाटा मार दो। अब गोरी तो आ प्रक्रिया ने अपना ला है, लेकिन बिना देखो क्या हो गयो, पृथ्वीराज ने विदेशियों को भी हरा दिया। जो बाहर से आक्रमणकारी थे उनको भी परास्त कर दिया। पृथ्वीराज का नाम बहुत खतरनाक तरीके से साम्राज्य में चलने लगा। अब के गुरु जी, अब ओई भाई कि इसका नाम आसपास के साम्राज्य में गूंजने ही लगा। तो इधर एक रियासत थी कन्नौज, और कन्नौज का राजा जयचंद गैडवाल, वो इको दुश्मन हो। ईगो तो क्यों नहीं, बाप को दुश्मन हो। इको बाप को नाम क्यों? सोमेश्वर। अब सुनो कहानी है। इधर जो रियासत है, त्राइन का पहला युद्ध हो गया और त्राइन के पहले युद्ध में गोरी की क्या हुई? हार। और जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ये त्राइन का कौन सा युद्ध है? फर्स्ट, जो 1191 में हुआ है। तो लिखाऊं क्या पहले? तो लिखो, पहले तो ये लिख लो, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी ने तबर हिंद या सर हिंद या बठिंडा में गवर्नर जियाउद्दीन को नियुक्त किया। और उसके नीचे आप लिख लो त्राइन का प्रथम युद्ध। हरियाणा में होता है 1191 में, और दूसरा 92 में होगा, और तीसरा 1215 में होगा। त्राइन के 3 युद्ध हुए, तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था त्राइन का। एक तरफ सेना लेकर खड़ा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका सेनापति खांडेराव इसके साथ है, और दिल्ली का गवर्नर, इसका नाम क्या है? गोविंद राय। तो इसकी पृथ्वीराज की जीत हुई, और हारा कौन था? गोरी। गोरी की हार हो गई। अब सुनो तुम आगे कहानी क्या होती है, ठीक है? यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इधर एक रियासत है, इधर कन्नौज। कन्नौज का राजा है, गैडवालों का राज था यहां, और राजा है जयचंद या जयचंद्र गैडवाल। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, और दिल्ली में जो शासक है वो अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ही आता है। वो कई तो कहते हैं ना अलग इतिहासकार जो अलग बेटी बताते हैं, उसको छोड़ो, एक बार आप मेन कहानी पाओ तो समझ जाओगे। तो ये प्रश्न भी नहीं है एग्जाम में, समझ लो इनको। अनंगपाल तोमर की 2 बेटी, जिससे उसने एक बेटी तो दी थी कन्नौज में, और एक बेटी जो है वो दी अजमेर में। अजमेर में जो कर्पूरी देवी थी वो किसकी पत्नी थी? सोमेश्वर की। तो बताओ वो पृथ्वीराज की क्या लगी?
वेरी गुड, माँ लगी। तो पीर हो गयो, पीर है पृथ्वीराज की माँ को दिल्ली। और नाना और नानी को प्यार जो है वो हमेशा रे वही है, आपका दो तान लेगे। अब घटना क्यों है, ये पृथ्वीराज लड़का है और जयचंद गेडवाल की एक बेटी होगी जी को नाम हो संयोगिता। दोनों को ब्याह हो है और दोनों ही टाबर जुआन है, इन्हें पृथ्वीराज इन्हें संयोगिता। तो ये बताया जाता, अच्छा वो जिम कर ला रहे हो अभी, बिना बोलियो थे वो स्पाटा ला चाल ला रहे अभी का 1 लाख। इन्हें देखो क्या कहानी हुआ है कि संयोगिता लड़की है और ये लड़का है। हो सकता है कि उन लोगों की मानसिकता ये होगी कि जी हाँ, आज भी देखो कहीं कहीं ये चीजें चलती है कि लड़का घर पे होता है तो उसे शुभ मानते हैं, और लड़की घर पे हो तो ऐसे मुंह से फुला लेते हैं जो बड़े बुढ़ाऊ लोग होते हैं। आज भी कई घरों में ये जो है वो प्रथा दिमाग में खोपड़ी में रहती है। और बाकी सभी समान ऐसे, कोई लड़की वैसे देखा जाए ना तो आप जितने ही बड़े बड़े एग्जाम हो वो उठा के देखना, यूपीएससी जैसे उनमें फर्स्ट रैंक पे लगभग लड़कियां रहती हैं, पहली दूसरी तीसरी रैंकों पर, है ना। मैं लड़का हूं तो भी ये बात बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत गलत है। लड़की और लड़का दोनों समान है, लेकिन ये बात गलत बोल गए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो लड़कों का क्या करे रहे। तो दोनों के लिए अच्छी बात है, बेटी भी पढ़ाओ बेटा भी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटा भी बचाओ। बेटा ही गेटी मोह से लगे आजकल, बेटा की बचपन कौन मोह से 8वीं 10वीं हो जाए तो मोह से गेटा बिड़ा बिड़ा के मारा बेटा ने, क्या पढ़ा को नहीं बेटी का बाप तू सारा दिन आंडा लक लक कर तो छोरिया ने कौन मारा यहाँ। मैंने बहुत दुख आवा इन पर, बहुत तरस आवा। चलो कोई बात को नहीं, अरे भागा मार लिखड़ी खाओ ठीक आगे। अब इसने अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में जो जमीन जमून इन्हें सारा की का नाम कर दी, सोमेश्वर का नाम क्या, मैं मेरे दामाद ने दूंगा क्योंकि का बेटो अब वो का काम आओगी, आ तो अगला घर चली जाओगी। इस बात को लेकर नाराज हो गया जयचंद का, ले सॉरी तो मैंने भी दी थी और तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसे करके इनके बीच में जयचंद जो है वो चिढ़ने लगा किस पे, पृथ्वीराज इस पे सोमेश्वर पे। और सोमेश्वर तो मृत्यु होगी 1177 में, लेकिन अब किस पे, वो खुंदक तो खुंदक ही रहेगी, वह पृथ्वीराज पे आ गई। एक बार बताया जाता है कि दिल्ली में एक मामा को ब्याह हो, और मामा का ब्याह हो तो ब्याह शादी में जितनी नाराजगी हो बस सारी आ जाए निकल जाए, बे आ जाए कोई दिक्कत नहीं बात को। तो इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय गया हुआ था शादी में, क्योंकि ये तो जाएगा, इसको तो सब कुछ दिया हुआ है। और बाकी बाकी समाज की दुर्दशा अलग ही है, समाज के पता नहीं दिमाग में, क्योंकि मैंने कहा ना, मान लो कोई व्यक्ति है उसका अभी अभी जन्म हुआ 5 मिनट हुए हैं, अब वो समाज तय करेगा वो व्यक्ति कैसे बनेगा, वो परिवार तय करेगा कि वो व्यक्ति कैसे बनेगा। अगर जैसा वो परिवार की सोच होगी समाज की सोच होगी वैसा ही वो व्यक्ति बनेगा। आज इसी व्यक्ति को आप विदेश में भेज दो तो वो बातें उसे इंग्लिश ही सीखेगा, ये कौन बोला वो सड़प चला पेड़ा में, ये कौन बोला वो, तो क्या बोलेगा वो इंग्लिश में बोलेगा, वाटर लाओ, ये कौन को जग भर के पानी ला, ऐसे बोलोगे तुम्हारे सोइल लगी है, सोइल मिट्टी, और थे बोलो रेतो लागड़ो झिड़का ले, तो बात चीज कौन बोलो कौन, तो इन चीजा में अंतर आ जाए। तो अब वो पृथ्वीराज चौहान भी गेड़ो है और संयोगिता भी गेड़ी है, ए जाने को नहीं अभी तक एक दूसरा ने कि आ संयोगिता है आ मेरी बहन है, एक तरह कजन ही हो गया, बहन भाई हो गया एक तरह देखी जाओ तो रिलेशन में। अब ये जाने को नहीं चीज ने, ये गया दिल्ली और दिल्ली में जाके पकड़ के लाया बिल्ली, बाबा की दिया था इन दोनों में प्रेम संबंध हो गया। अब प्रेम संबंध हुआ तो दोनों जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहने लगे। अब जिया कदे किया जिया अपने ब्याह शादी में क्या हुआ कि सारा कट्ठो खावा खानो बैठ के, और वो एक जनो खुआना रो है तो लड़कियां खुआवा लगभग खाना वगैरह, तो योगिता खुआवा ला रही खानो, तो योगिता लेके आवा नई नई चीज़ा, चावल लावा, चावल पृथ्वीराज ने, पूरी लेके आवा गरम गरम बे पृथ्वीराज ने, अचार
पृथ्वीराज मामा रा देखा बेटी, मामा का रखा है छोरी में ही बैठे आठ है मानी देख ले। होगा अच्छा अच्छा अच्छा, लो मामू जी। अब मामा रा समझ गया कोई गड़बड़ है, और मामी वगैरह हो भी इसी तरह जल्दी पकड़े। तो पृथ्वीराज बोले आप आज छात पर रात ने मिलांगे और बात करा बैठी कई दिन में तो अड़ा करन कौन दे। तो एक दिन छात पे बैठे हैं दोनों बाता लाग रहा, तो मामी छुप के देख ली और भगा के मामा लेके ही गल देख बेकी कर ला रे। और मामो देखे सुनो, मामो काटियो फोन, मतलब लेटर लिखो, यार मारो ब्याह खराब करिए तेरी छोरी लेके जाड़ू। इन बोली जयचंद गेडवाल ने। अब जयचंद ने ये बात सुनकर फटाफट बेटी को बुला लिया रातों रात। और पृथ्वीराज तो मजाओ सुते हो, जानू मिलांगा सुबह जाके, गुड मॉर्निंग कहना होगी, चाय लेके आओगी, लेकिन आई को नहीं। तो अब पृथ्वीराज इधर उधर देखा, नहीं मिली। पृथ्वीराज को नहीं मिली, काफी दिनों बाद ये भी अपने घर आ गया, ब्याबू जान दे जी तो लगे को नहीं। अब घटना क्या होती है कि स्योंगिता आ गई यहाँ और स्योंगिता को समझाया। तो कुछ दिन बाद बात ठंडी पड़ी, लेकिन स्योंगिता फेसबुक पर सर्च मार ली और फोटो रोज देखती भी गई। वो प्रेम तो ज्यादा ही बढ़ा रहे हो। अब एक बार क्या है कि दिल्ली से कोई पंडित वगैरह हो शादी कराने वास्ते, और उसके पास कुंवारे राजाओं की फोटो थी लगभग, वो दिखा रहा था गल्ला देख लो। और एक फोटो पर आकर स्योंगिता की नजर अटक गई। बताओ किसकी हो सकती है फोटो? है ना कि मेरे पृथ्वीराज की। अच्छा, क्योंकि पहला भी मिलड़ है, पहला को देख है ने जद। तो पृथ्वीराज वो बोली, वो पंडित ने कि मैं तो ये शादी कराऊंगी। अब सोमेश्वर ए पहला वो पृथ्वीराज को देखा नहीं होता जयचंद ने, तो बोलो भाई तार छोरी ई छोरा ने पसंद करियो, बोलो हाँ कर दूं क्या, कौन है ये? कब ये तो बहुत खतरनाक शासक है, इसने मोहम्मद गोरी को हराया, इसने महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को हराया, गुजरात के चालुक्य भीमराज द्वितीय को हराया। यहाँ भी करके बोला तो गए यारो, तो बहुत तगड़ा कौन है वो बताओ तो सही। ये सोमेश्वर का बेटा, इत तो बोलता ही जयचंद काटो जूत और जाओ को नहीं हटो। तो अभी पंडित ने भगायो। तो अब लड़की जवान होगी और लड़की की शादी करवानी जरूरी है, तो इसने रखा स्वयंवर। स्वयं, स्वयं का मतलब होता है, स्वयंवर का मतलब होता है खुद वर चुनना, वर मतलब तुम बरी तो हो सारे। तो स्वयंवर की जैसे ही घोषणा की इसने कि पूरे को जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी अध्यापक थे, उनको बोला कि स्वयंवर में भाग ले सकते हो। तो सारों सारों पहला सारों पहला मैं थारो मास्टर भाग्यो। उसके बाद पार्ट बी का मास्टर गया, पशु परिचर में करावा था ना कोई पार्ट बी को मास्टर, वो भाग्यो। बी का बाद साइंस और मास्टर, बी के पीछे पीछे जीकियारा मास्टर, और बी के पीछे पीछे ते एक आधा थारों भी आ। तो सारा बेब आ गया, पार्लर ब्यूटी पार्लर में जा जाके तैयार हो गया, ये भी दिन थे सारा मास्टर भी। अब घटना क्या हुई, जैसे ही स्वयंवर रखा, यहां पर लगी है राजा की सीट, इधर कुर्सियां लगा रखी है मास्टर की, इन्हें मास्टर बैठा का, और आठे लग रही है राजा महाराजा की, अलग लाइन बना दी, और थियाड़ा पंडाल में बैठे हो नीचे पलाथी मारेंगे। ब्याह देखने गया थे और तो की है। अब एक ब्याह करा मैंने फिर का, ओ गेट है मेन। अब आठा की है जो ही आवा है, अब मास्टर चपला काट दी, राजा महाराजा चपला काट दी सारा की। लेकिन आठे की है कि एक मूर्ति खड़ी और बिग हाथ में के दे रखा भालो। अब यार ये भाला दे रखा है ऐसे और खड़ा कर रखा है गेट के आगे, तो द्वारपाल का लग रहा है नहीं लग रहा निशाना में। और ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान, बेइज्जती करने के लिए इसकी क्या देख द्वारपाल है। लेकिन उल्टा हो गया है यहाँ पर, उल्टो क्यों हो देखो। अब जी इली सेडू राजस्थान का शासक आया, फिर देखा रहा वो तो वही है अजमेर और पृथ्वीराज चौहान, इसको बाहर कैसे?
और तुम भी, मैं भी क्या यार, हमने पढ़ रखा है, बहुत खतरनाक शासक है ये तो। पिछों धक्का वाला यार, चलो चलो मेकअप खराब हुआ है, अंदर बैठो जा जाके, माटी लगा मुंह पे। अब साल साल के सारा बैठ गया आप आपकी सीटा पे। अब सहयोगिता इधर से हम तो की नहीं देखियो। हाँ, अब मास्टर खड़ा हो गया और बे राजा महाराजा बे खड़े हो गए, मुंडी काट ली मारा गाले माड़ा गला में। तो सहयोगिता तो कट मारती हुई ऐसे नाकी के माड़ा कौन डाली और आके हट खड़ी होगी गेट के। क्योंकि सहयोगिता किसको देख रही थी इस भरी भीड़ में? पृथ्वीराज को। वो था नहीं, तो इसने क्या किया, दौड़ कर गई और दौड़कर जाकर माला डाल दी किसके गले में? पृथ्वीराज के। अब जी माला डाली तो शादी होगी। लेकिन अब यूं पहले एक सुनो, पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबारी कवि, जिसे हर बात साझा करता था चंदू चंद्रवरदाई, उसको बोला कि मैं भी स्वयंवर देखने जाऊंगा। अरे चंदू बोले दादा आप विश्व विजेता, बिन बुलाए ब्याह में जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे तो सहयोगिता की शादी स्वयंवर में भाग लेना है तो लेना है। तो बोला चलो ऐसे करते हैं, राजा के रूप में नहीं जाएंगे, अपने अपने एक साधु का रूप धारण करके जाएंगे। तो साधु का रूप धारण करके गए और ये यहां पर छिपे हुए थे। और जैसे ही सहयोगिता ने गल में माला डाली, पृथ्वीराज गाना गायो कि नैनों में सपना, सपनों में सजनी। क्योंकि देखो कितनी बड़ी बात है, मूर्ति की माला डाल दी उसने। मूर्ति से इतना प्रेम करती है तो रियल में होगा तो कितनी ही करेगी। तो जैसे ही अपने एक परंपरा की जी माला डाल के पैर छूते हैं, तो जी पैर छो लागे और जागे हाथ पकड़ लियो कौन? पृथ्वीराज बोलो जानू तेरी जगह कदमों में नहीं, दिल में है। घोड़ा बिठायो और धड़क 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 करके ले आयो। कुछ सेनापतियों ने बताते हैं कि यूपी की सीमा तक पीछा किया था। बाद में बोला जान दे यार, क्यों प्यार ने रोका बेचारा ने, कोई तो अमर हुआ है। तो फिर ये अजमेर ले आया इसको। इसको अब ये अजमेर लाने के बाद देखो 1 साल की वो जिम कर रहा है अभी, वो जिम कर रहा है और वो ले आयो इन 8 अजमेर में। और अजमेर में लाके, अजमेर में ले आयो और अजमेर में लाने के बाद क्या हुआ? अजमेर में लाने के बाद क्या हुआ, एक घटना छोटी सी याद रखना। ये लंबे टाइम तक अजमेर में रहा। अब गोरी जिम कर ली। अब गोरी सेना लेकर आ गया वापस, कहां पर? उसी स्थान जहां पर पहला आया, ट्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 कहां पर? हरियाणा में। ओ आचो मल्डू गोरी अब जिम जुम करके 1 साल पूरा शरीर बढ़िया, घी दूध बादाम दही खा के बढ़िया शरीर। और इन्हें घी दूध कट रहा है की का? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और वही आवाज लगाई कि आ जा रहा है, वो वापिस आ गयो। कौन? गोविंदराज। और यही एक सेनापति जिसका नाम है खांडेराव, खांडेराव वही पहला रहा सेनापति से। अब घटना क्या होती है देखो, गोरी को देखते ही वापिस भाग्यो कौन? गोविंदराज का मारूंगा। जैसे ही भागकर आया, गोरी बोलो तेरे है कि चर्बी, तक दियो और 3-4 जड़ दिया घुसंड। फिर खांडेराव गया पीछे पीछे भागकर, तो उन्हें पकड़ लिया, तेरे ब्यादी की है। क्यों? क्योंकि अब जिम जुम करके शरीर बना रहा क्यों? और बी का जड़ा और बी का लाग गयो गलत घुसंड। गलत मतलब फिल्मा रो मारनो, लेकिन लाग सच्ची में गयो। खांडेराव इस युद्ध में मारा गया। तो इस युद्ध में कौन सेनापति मारा गया? खांडेराव। अब गोरी बोलो मेरी बात सुन लो, या मार मावला रहे भाग भागे, ज्यादा सुरमा हो गए थे। मैं आसंदी करने और तुम लठ ले लेके आ रहे हो वापस मारने के लिए। तो पृथ्वीराज बोलो ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको। अब अपने संधि करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो बोलो मैं, मेरा भाई ने बुला रखे हो, वो आ जाएगा आज रात रात में, रात रात रेस्ट कर लो, सुबह वो आ जाएगा, आप संधि कर लेगा। तो रातों रात कैंप लगा रहा है, दूर दूर आने का कैंप, ठीक है, दूर दूर थे। गोरी और इसकी सेना रात को, पृथ्वीराज कहेगी, पृथ्वीराज कहेगी वो सहयोगिता नाठी लिया हो, ठीक है। और ये सारे इस कैंप पे रेस्ट करने लगे। अब घटना क्यों है,
गोरी ने प्लानिंग की इन्होंने सुबह सुबह निन्नावासी मारनो है। निन्नावासी इतनी ताकत हो को नहीं, कुछ भी करने का जो है वो ताकत होती नहीं है, तो निन्नावासी मारनो है तो तम ले लो। और इन्होंने जड़े हुआ नहीं है भट्टी पिया दियो इन्होंने। लेकिन अपला ने एक आदत, सुबह सुबह 4 बजे लोटो लेके जाने की। अब ये सारा जागे झाड़ियां पीछे बैठा अपला। अब इन सेनापति ने याद आई कि यार गोरी ने तो ये बोला था कि ये जहां भी बैठे हो भाई मार देना इनको। अब वे टमले लेके गया और वे जड़ा जड़ा बैठा बठे पे आया है सारा ने। अब गोरी बोले बाहर निकल कि ने, और पृथ्वीराज सीटी मारी यानी सेना आ जाएगी। वे तो कट्ठे पड़े था ना, वे रही है झाड़ियां पीछे पड़े हुए। तो अब सेना आई नहीं तो पृथ्वीराज ने घोड़ा लेकर यहां से भागने का जो है प्लान किया। तो बताते हैं हिसार के अंदर सेनापतियों ने इसका पीछा करके इसको मार दिया। एक तो कहानी ये मिलती है, एक कहानी ये मिलती है सुनो कि हिसार में जाकर इन्हें, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि हिसार में इसको पकड़कर कैद कर लिया था। और कैद कर कर जो गोरी है वो कहां ले गया था, जिम में ले गयो। और जिम कठई गजनी कहां ले गया, गजनी ले गया। और गजनी जहां ले गया उसकी कहानी मैं कल बता दूं। ठीक है, आज के लिए बस ये गजनी ले गया। अब ये इतनी कहानी याद रखना, त्रायन का दूसरा युद्ध हो गया और त्रायन के दूसरे युद्ध में जीत किसी होती है और हार कौन जाता है। और इसका कारण पूछे क्या कारण था, तो भागती से प्रथम युद्ध में कारण पूछे ना क्यों आ रहा है ये, हार का कारण लिखो। हार का कारण कि प्रथम युद्ध में भागती सेना का पीछा नहीं किया। चलो अभी आप ये इतना पढ़ लेना आज के लिए, और अपने कल पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।